किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना। गेहूं खरीद पर बोनस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि, सिंचाई, कृषि यंत्र, तारबंदी के साथ ही कई प्रमुख घोषणाएं। राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश किया बजट। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि कार्यों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को दी मंजूरी। ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषय एवं तथ्य शामिल। फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी से संबंधित किसान संघों की मांगों के सिलसिले में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक 22 फरवरी को। बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। व्यापार चैम्बर PHDCCI की स्टडी के अनुसार भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से बना खाद्यान्न अधिशेष वाला देश। रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए देश के खाद्यान्न उत्पादन में 2% की वृद्धि का अनुमान। और आइए अब इन खबरों को जाने विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। ये बजट राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस साल के बजट में सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में सरकार ने गेहूं खरीद पर बोनस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि, सिंचाई, कृषि यंत्र, तारबंदी के साथ ही कई प्रमुख घोषणाएं की है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न उपजाने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 1350 करोड़ रुपए के कार्य की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदानों, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के काम करवाए जाएंगे। इसमें कृषि यंत्र अनुदान, जैविक खेती अनुदान, बीज अनुदान, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से आगामी 4 सालों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में राज्य में 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लगभग 2.25 लाख निजी और सरकारी क्षेत्र में भर्तियों की बात की है। महिलाओं 20 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, इसकी बात की है। हमारे किसानों को और मजबूती देने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया है, 9000 कर दिया है। इसके अलावा सड़कों पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, पर्यटन पे भी ध्यान दिया गया है और कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए राजस्थान में, उस पर भी फोकस रूप से बहुत सारी बातें मैंने कही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि कार्यों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। इसके लिए जल्द ही ड्रोन डेटा रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। कृषि कार्यों में आजकल ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन के इस्तेमाल से जहां किसानों की लागत घट रही है, तो वहीं उपज में इजाफा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने का मंसूबा बनाया गया है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है।
इसके लिए जल्द ही ड्रोन डेटा रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल से प्रेरित ड्रोन नीति सरकार के ड्रोन डेटा और इमेजरी के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म होगा। ड्रोन डेटा रिपोजिटरी विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर डेटा साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। यह नीति GIS आधारित योजना और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके बेहतर निगरानी तंत्र विकसित करेगी। यह रिपोजिटरी अपडेटेड निगरानी सुविधा प्रदान करेगी, जिससे संसाधनों का बिना किसी त्रुटि के आवंटन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग मिलेगा। इससे बेहतर समन्वय, निर्णय प्रक्रिया में मदद मिलने के साथ लागत समय का सदुपयोग होगा और परियोजनाओं की समीक्षा में सुधार भी होगा। ड्रोन से फसल की सेहत की निगरानी, रोगों का पता लगाने और फसल की पैदावार का मूल्यांकन करने में सहायता मिल रही है। ड्रोन उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव सटीकता से कर सकते हैं, जिससे अपशिष्ट और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा। उनके प्रयोग के दौरान किसानों के साथ होने वाले जोखिम कम होते हैं और किसानों को अच्छी उपज प्राप्त होती है। ड्रोन उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें अधिक या कम पानी की जरूरत है। सिंचाई के तरीकों का बेहतर उपयोग करने में ड्रोन मदद करता है। इसके अलावा ड्रोन इंसानी मेहनत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही वे प्रतिदिन फसलों के बड़े क्षेत्र के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से किसान आसानी से खेती कर सकेंगे, जैविक चुनौतियों से शीघ्रता से निपट सकेंगे और बचे हुए समय में अन्य कार्य कर सकेंगे। मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने और संचालन के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए नई ड्रोन नीति के अंतर्गत ड्रोन स्कूल स्थापित करेगा। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी में व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है। पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेजों को ड्रोन पार्ट्स डिजाइन, ड्रोन इमेज एनालिटिक्स, AI टूल्स आदि के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योग के साझेदारों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इससे युवाओं को ड्रोन उद्योग में रोजगार पाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सकेगा। विशेष रूप से ड्रोन निर्माण, मरम्मत, असेंबलिंग और डेटा प्रोसेसिंग में रोजगार प्रदान करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ड्रोन बिना पायलट वाला यंत्र है जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये कई प्रकार से अभिनव समाधान प्रस्तुत करता है और मानव श्रम की बचत करता है। इस तकनीक से दक्षता के साथ कठिन स्थानों से डेटा संग्रह हो जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से कई क्षेत्रों के लिए ये अमूल्य उपकरण साबित हो रहा है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक 22 फरवरी को चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में होने जा रही है। ये बैठक किसान संघों की मांगों के सिलसिले में होगी। इस बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कृषि मंत्रालय ने किसानों से बैठक में शामिल होने की अपील की है। किसानों की तरफ से मीटिंग दिल्ली में करवाने की मांग की गई थी, लेकिन बाद में बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में ही करने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि किसान फसलों के लिए MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले साल 8, 12, 15 और 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 4 दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा ही रही थी। वहीं कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के कारण भारत फूड सरप्लस पावर हाउस बनता जा रहा है। शीर्ष व्यापार चैम्बर PHDCCI की एक स्टडी के अनुसार भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है। भारत का निर्यात प्रदर्शन कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण मजबूत रहा है। ये कृषि क्षेत्र के लचीलेपन और वैश्विक कृषि व्यापार परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए देश के खाद्यान्न उत्पादन
में 2% की वृद्धि लगभग 3,357 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। PHDCCI का कहना है कि वित्त वर्ष 2030 तक भारत का कृषि निर्यात $125 बिलियन, वित्त वर्ष 2035 तक $250 बिलियन, वित्त वर्ष 2040 तक $450 बिलियन और वित्त वर्ष 2047 तक $700 बिलियन तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्य कृषि प्रदर्शन में बेहतर हैं। यह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कृषि सफलता का बेहतर लाभ उठाने के अवसर को उजागर करता है। इस स्टडी का उद्देश्य ट्रेंड एनालिसिस कोरिलेशन और रिग्रेशन की तकनीक का इस्तेमाल कर भारत में कृषि और कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था। और पश्चिम चंपारण के जिले कृषि कार्यालय से इंडियन पोटाश लिमिटेड पटना के तत्वावधान में संतुलित उर्वरक के प्रयोग एवं पोटाश की उपयोगिता के लिए किसान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार बेतिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अभियान में कंपनी के पटना से आए कृषि विशेषज्ञ KN गुप्ता, अनिल कुमार, रत्नेश कुमार एवं स्थानीय पदाधिकारी प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि ये रथ जिला के 18 प्रखंडों में भ्रमण कर किसानों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं कृषि वैज्ञानिक KN गुप्ता ने बताया कि इस रथ के माध्यम से किसानों को कौन से फसल में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है ये बताया जाएगा। साथ ही फसल उपज में पोटाश की मात्रा की क्या अहमियत है ये भी बताया जाएगा और अपने खेतों की मिट्टी जांच कराने के बारे में जागरूक किया जाएगा। और यूरिया पे आधारित हैं, उसी पे आश्रित हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि मैक्सिमम लोग इसको संतुलित उर्वरक को उपयोग को जानें ताकि किसान उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। PM आशा योजना खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए संचालित की जाती है, जो किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी। PM आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना के तहत निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता के अनुरूप दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे MSP पर की जाती है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर PSS के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर यानी कि अरहर की कुल मात्रा 13.22 LMT की खरीद को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात NAFED और NCCF के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित 100% तुअर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान फसल कटाई प्रयोगों पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा लगाए गए आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में शासन सचिव ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए इन जिलों के अधिकारियों एवं बीमा कंपनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। और इधर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में मां नर्मदा के तट पर प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प लिया था और अमरकंटक में पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पहला पौधा रोपा था। चौहान देश के 20 से अधिक राज्यों में अब तक लगभग 4,500 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। शिवराज सिंह के प्रतिदिन पौधारोपण संकल्प में देश की राष्ट्रपति सहित विभिन्न देशों के राजदूत, मुख्यमंत्रीगण
अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, कलाकार सहित अनेक गणमान्य जन शामिल हो चुके हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 18 फरवरी को सरसों का भाव था 5,500 रुपए। 19 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,575 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में गिरावट देखने को मिली। यहां 18 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,700 रुपए। 19 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,650 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 18 फरवरी को सरसों 5,720 रुपए पर बिकी। 19 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 5,730 रुपए हो गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 फरवरी को सरसों का भाव 6,050 रुपए पर बना रहा। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 18 फरवरी को कपास का भाव रहा 7,150 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 50 रुपए टूटकर 7,100 रुपए हो गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में कपास के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 18 फरवरी को इसका भाव रहा 7,050 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 5 रुपए बढ़कर 7,055 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी कपास की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 19 फरवरी को कपास का भाव 50 रुपए की छलांग लगाकर 7,250 रुपए से 7,300 रुपए पर पहुंच गया। जबकि तेलंगाना की करीमनगर मंडी में कपास का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 18 फरवरी को इसका भाव रहा 6,487 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 122 रुपए लुढ़ककर 6,365 रुपए पर आ गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीद कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में ही मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में इस समय तिल, सूरजमुखी और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में किसान आम के पेड़ों में फूल और फलों का झड़ना रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ मूंगफली को टिक्का रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में किसान चीकू, हल्दी और अदरक की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें।
यहाँ के किसान अरहर और मिर्च की पकी पौध की कटाई भी कर लें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई कर लें। तटीय कर्नाटक के किसान धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। धान की कटाई के बाद यहाँ के किसान मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तमिलनाडु के किसान केला, नारियल और काली मिर्च के बागों की समय अनुसार सिंचाई करें। यहाँ के किसान धान की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। तमिलनाडु में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। यहाँ प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में इस मौसम में मक्के की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु में अमरूद में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और अब देख लेते हैं कुछ खास खबरों को। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसी के साथ प्रवेश साहिब सिंह समेत 6 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले मरघट वाले बाबा मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री बनने से पहले बीजेपी विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मंत्री के रूप में सेवा का मौका देने के लिए आभार। दिल्ली को विकसित बनाएंगे, पीएम के विकसित दिल्ली के विजन को पूरा करेंगे। G20 की विदेश मंत्री स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के स्थायी होल्डिंग एरिया के डिजाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उमरगंसो कोयला खदान त्रासदी से बचे हुए 5 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम शर्मा ने बताया कि शवों को खदान शाफ्ट से बाहर निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर फैलाई जा रही तमाम तरह की अफवाहों को लेकर विपक्षी दलों और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को कसकर लताड़ लगाई है। और इसके साथ ही किसान समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।